नमस्कार। आप सभी का समाजशास्त्र की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग समूह की जो कल हम लोगों ने प्राइमरी ग्रुप की बात की थी, आज उससे आगे चलेंगे। कल तक जो हम लोगों ने इस पर बात की है कि समाजशास्त्र, इसकी बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने पहला टॉपिक टेकअप किया है जो है सामाजिक समूह। अब थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन जो पिछले लास्ट ईयर से पूछे गए होंगे, पिछले विगत वर्षों से, उनको करने की कोशिश की है या नहीं। अगर की होगी और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको उसका जवाब मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि विशेष रूप से पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ की एज लिमिट होती है, आप जानते हैं 30 साल तक लोग जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये क्लास जो है स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स के लिए है, और हमारी कोशिश ये है कि इसमें से कोई भी फैक्ट आपका छूटने ना पाए। तो इस चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक तो इसमें मेन टॉपिक जो है सामाजिक समूह, ये आपके टॉपिक का नाम है सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप को अगर हम दो भागों में बांट दें, प्राइमरी सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। इसके अलावा एक संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, और इसके अलावा अदर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ग्रुप्स। तो कल हम लोगों ने प्राथमिक समूह पे बात की। प्राथमिक समूह क्या है और इसके एग्जाम्पल, ये अवधारणा किसने दी, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ये अवधारणा अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में प्रस्तुत की, और उन्होंने बताया कि ये प्राथमिक समूह जो होते हैं, ये वो समूह होते हैं जिनसे व्यक्ति का आमने सामने का घनिष्ठ संबंध होता है, इनमें सहयोग और हम की भावना होती है, और ये समूह व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई अर्थों में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन विशेष रूप से कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और उसका चरित्र निर्माण में मौलिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। तो इनके हम लोगों ने आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रुप पर। तो प्राथमिक समूह आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी विशेषताएं जो कूले ने बताई थी, आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध, सहयोग, हम भावना, संबंधों की संपूर्णता, रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप। ये आपको ध्यान रखना। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इस पर आप ध्यान रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी जो परिभाषा और लोगों ने दी, जैसे जिस वर्ड ने ही कहा, प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। ये इनका कहने का अंदाज है। प्राइमरी ग्रुप मीन्स टू और मोर पर्सन बिहेविंग in relation with each other in way that intimate, cohesive and personal। किम्बाल यंग कहते हैं प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। बीरस्टीड रॉबर्ट बीरस्टीड, इन्होंने कहा है घनिष्ठता अथवा सामाजिक दूरी की मात्रा है, ना कि शारीरिक दूरी की, जो प्राथमिक समूह को निर्धारित करती है। बीजी कोहिन का कहना है कि प्राथमिक समूह वे समूह है जिनकी प्रकृति वस्तुतः स्थायी होती है, टेम्परेरी इन नेचर, छोटे होते हैं और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। इन सारी परिभाषाओं से हम इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी रहे। कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से क्या विशेषता है, एक बार आप समझ लेंगे इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि इस प्राथमिक समूह में 3-4 व्यक्तियों से 50-60 यानी मैक्सिमम 40-50-60 मैक्सिमम है, ये संख्या प्राथमिक समूह में हो सकती है अगर हम ज्वाइंट फैमिली को लें। अब इनकी विशेषताएं देखिए। किंग्सले डेविस ने इसकी 3 आंतरिक विशेषताएं बताई, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डेविस, ये पूछा जाता है कि डेविस ने इसकी आंतरिक विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं बताई। 3 ये याद कर लीजिए, एक जो एक्स्ट्रा होगी वही नहीं बताई है। पहली है शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी फर्स्ट। सेकंड, समूहों का छोटा आकार, स्मॉल इन साइज, जैसा कि बताया 3-4 से लेकर 50-60 तक मैक्सिमम। और संबंधों की अवधि, ये कहते हैं संबंध जितने अधिक जो है लंबे होंगे, संबंधों का काल उतने ही घनिष्ठ संबंध होंगे। आपका कोई पुराना मित्र है, जितना पुराना होगा उतने ही संबंध ज़्यादा क्लोज होंगे, घनिष्ठ होंगे। ठीक है, ये वेल नोन फैक्ट है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये आंतरिक विशेषताएं, इंटरनल, इनको आप जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। विशेषताओं से 2 ही प्रश्न अब तक आए हैं जो हमें याद है, या तो डेविस का पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, या फिर चार्ल्स कूले ने, जिन्होंने ये अवधारणा दी कॉन्सेप्ट प्राइमरी ग्रुप का, उन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं बताई। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट चार्ल्स कूले का है जो आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद डेविस जो हैं, किंग्सले डेविस, ये उनके क्रिटिक हैं, तो उनकी आलोचना करने वाले। तो इन्होंने, कल हमने आपको बताया था कि इन्होंने आमने सामने के संबंध और हम की भावना, 2 पॉइंट पे आपत्ति उठाई थी। इन्होंने कहा कि आमने सामने के संबंध हों, वहाँ प्राथमिक समूह हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, और कहीं कहीं जहाँ प्राथमिक समूह आमने सामने के संबंध नहीं है, वहाँ भी प्राथमिक समूह हो सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम भावना तो द्वितीयक समूह में भी हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट पर उन्होंने आलोचना की थी। आंतरिक विशेषताएं क्या? उद्देश्यों की समानता, आइडेंटिटी ऑफ एंड, स्वयं साध्य संबंध, रिलेशनशिप इज एन इन इटसेल्फ, अपने आप में। तीसरा है पर्सनल रिलेशन, संबंधों की संपूर्णता, रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव, अपने आप में कंप्लीट संबंध होते हैं प्राइमरी ग्रुप। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है तो वो अपने आप में कंप्लीट है, किसी और की ज़रूरत नहीं है।
या मित्र मंडली है तो अपने आप में उनकी सारी चीज़ें, सारी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली अभिकरण, इफेक्टिव एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। ये एजेंसी शब्द है, अभिकरण को एजेंसी कहते हैं। और वी फीलिंग, हम भावना, ये उसके अंदर एक इनबिल्ट होती है, लेकिन ये द्वितीय और भी जगह हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा। फिलहाल इन विशेषताओं का आप याद रखें। अब इसके एग्जाम्पल, जैसा कि आपने कल देखा था, कि परिवार, बच्चों, क्रीड़ा समूह और पड़ोस, ये डेविस ने भी दिया है और ये मैकायर पेज ने इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया था। साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग। और प्राथमिक समूह की विशेषताओं पर हम लोगों ने कल बात की थी, एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सामाजिक प्राणी बनाता है, ये सारे पॉइंट आप मेमोराइज कर लेंगे, इनमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल एक एक लाइन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्राथमिक समूह के दुष्प्रकार। दुष्प्रकार का मतलब होता है डैश फंक्शन, नकारात्मक चीजें। इसकी नेगेटिविटी क्या है? इसकी नेगेटिविटी है पोजर और रोजनबर्ग, इन्होंने ही दिया, इन्हीं का नाम याद रखना है। भाई भतीजावाद, पक्षपात और धन का एकत्रीकरण, ये तीन बातें इन्होंने प्राथमिक समूह की नकारात्मक चीजें बताई। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म सॉरी, कि आदमी अपनों को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। पुरानी कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपन उनको दे। तो ये नेपोटिज्म, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना। पक्षपात, जब भी कहीं कुछ भी लाभ की बात होगी तो अपनी तरफ ही अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का एक आरोप लगाया जाता है। व्यक्ति स्वाभाविक नेचर है कि अगर कहीं कोई बात होती तो वो अपनों को ही लाभ पहुंचाता है। और धन का एकत्रीकरण, अगर कहीं भी जैसे मान लीजिए काला धन है, ब्लैक मनी, या चोरी का कोई चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं, कानून विरोधी है कुछ भी चीजें, तो वो आप ऐसे लोगों के पास ही रखना पसंद करेंगे जो जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आपसे रिलेशन, जिन पर आपको भरोसा है कि हमें जब चाहिए वापस मिल जाएगा, है ना। अजनबी के यहाँ तो रखेंगे नहीं आप। तो ये पोजर और रोजनबर्ग ने पक्षपात, धन का एकत्रीकरण और भाई भतीजावाद, ये इसके डेस्क फंक्शन बताए, याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रुप पर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी। जैसे मान लीजिए सवाल आएगा कि द्वितीयक समूह की अवधारणा, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सपोज उसमें नाम आया चार्ल्स कूले और ओमन्स, डेविस, वीर स्ट्रीट, कोई भी नाम, और एक नाम उसमें विकल्प में होगा इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए प्राथमिक समूह की अवधारणा प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्न में से किसने दी।
हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी प्राथमिक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, द्वितीयक समूह की अवधारणा। द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? तो इसका सवाल का जवाब है, जैसे जो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन, यहाँ पर कूले का जो वर्गीकरण है वो प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। हालांकि इन्होंने केवल प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा, कूले का अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो। अर्ध प्राथमिक समूह एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया है, वो आगे इस पे बात करेंगे। तो बांटा इन्होंने। अब सवाल आता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? तो यहां से कंफ्यूजन होता है, इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है, अवधारणा द्वितीयक समूह की किसी ने नहीं दी। ये फैक्ट बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो द्वितीयक समूह का अर्थ, चार्ल्स कूले ने केवल प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, द्वितीयक समूह की नहीं। किंतु ये भी सही है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के बाद ही द्वितीयक समूह का अवधारणा का जन्म हुआ। यानी चार्ल्स कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया और सेकेंडरी ग्रुप जो है अपने आप इमेजिन कर लिया गया। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी। हालांकि द्वितीयक समूह पर जो काम करने वाले लोग हैं, इसके कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले, वो हैं जॉर्ज सी होमन्स, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरस्टीट। इन्होंने द्वितीयक समूह की अवधारणा पर प्रकाश डाला है, लेकिन अवधारणा नहीं दी। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ से। किंग्सले डेविस और बीरस्टीट ने द्वितीयक समूह को परिभाषित करने के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः जो समूह प्राथमिक नहीं है उन्हें समाजशास्त्री ने द्वितीयक समूह कहा। द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप, सभ्य और जटिल समाजों की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इज ए अर्बन कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो भी प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं उनसे जस्ट अपोजिट इसकी विशेषताएं हैं। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं आपको पता है, उसकी सेकंड इमेजिन करते जाइए। इनमें सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता और अपनेपन का अभाव पाया जाता है। डेविस रिजमैन ने अपनी पुस्तक लोनली क्राउड में कहा कि व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो समूह में रहकर भी अपने संसार में खोया रहता है। सेकेंडरी ग्रुप के कारण तनाव की स्थिति रहती है। लोनली क्राउड में उन्होंने कहा अकेलापन कहाँ व्यक्ति महसूस करता है? इनका कहने का मतलब भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करे तो उसको लोनलीनेस कहते हैं। क्योंकि जब आपका कोई अपना नहीं होता जो आपको दुख दर्द में साझेदार हो सके, जो आपकी बात समझ सके, आपकी समस्याओं पर सिंपैथी दिखा सके, एक मानसिक रूप से आपको सपोर्ट कर सके, वो प्राथमिक समूह के अलावा सेकेंडरी ग्रुप में बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है, लोगों के पास इतना समय भी नहीं है शहरों में, तो इसलिए इन्होंने ये कहा। अब इसकी परिभाषाएं देखिए। किंग्सले डेविस, ये कई बार पूछी जाती है, डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो डेविस की। डेविस प्राइमरी ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ वो आलोचना करते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा कि द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है।
secondary group can be roughly defined as the opposite of everything already said about primary group. तो प्राइमरी ग्रुप के अपोजिट जो चीजें हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में इमेजिन कर ली गई। यहाँ पे देखिए कि रॉबर्ट बी स्ट्रीट और इन्होंने इसको नकारात्मक अप्रोच अपनाया है। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। बहुत छोटी सी परिभाषा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। तो परिभाषाएं दी हैं इन लोगों ने, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया। उस विकल्प जब आएगा तो उसमें होगा, एक विकल्प होगा निम्न में से किसी ने नहीं, नन ऑफ द अबव, तो वही विकल्प सही होगा। ओके, चार्ल्स कूले ने इसे डिफाइन किया है, ये वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है तथा सामान्यतः अन्य विशेषताओं का भी जो प्राथमिक अथवा अर्ध प्राथमिक समूह में पाई जाती। इन्होंने कहा कि प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक समूह में जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उनसे अपोजिट इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑगबर्न निमकॉफ ने कहा कि जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव अनुभव होता है उन्हें द्वितीयक समूह कह सकते हैं। द ग्रुप विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी और कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। तो जो इंटीमेसी अगर वो लैकिंग है, कहीं पे मिसिंग है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप होगा। रॉबर्टसन के अनुसार द्वितीयक समूह बड़े या छोटे हो सकते हैं परंतु उनके सदस्य एक दूसरे के साथ बिना किसी भावनात्मक निष्ठा के अंतःक्रिया करते हैं। इनमें इमोशनल टच नहीं होता सेकेंडरी ग्रुप में, तटस्थ होते हैं। अभी इनके जब एग्जाम्पल आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इनकी डेफिनेशंस और इनकी विशेषताएं, इनकी एग्जाम्पल, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको सेकेंडरी ग्रुप समझ में आ जाएगा। Secondary group may be large or small, but their members interact without any emotional commitment to one another, without any emotional commitment। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। ये फैक्ट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है तो फैक्ट जहां जहां से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने कोशिश की है मैक्सिमम फैक्ट आपके सामने आ जाए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को तैयार करना है। ऐसा नहीं है आप सोचेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, सरल प्रकृति का होता है, बस फैक्ट रट लिए, क्वेश्चन का आंसर रट लिया, ऐसा मत कीजिए। आपको समझते हुए चलना है और फिर उसमें से आंसर अपने आप करेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं। आप फिर ये कहने की स्थिति में होंगे अगर कहीं आंसर गलत छपा है तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। हमने पहले ही बताया कि आपको अप्रोच थोड़ी सी ऊपर की रखनी होगी और हम सिविल वाली अप्रोच लेके चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। अभी चूँकि शुरुआत है इसलिए हमको रिवाइज कराना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, एक ये फैक्ट है कि चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1909 सन के साथ पूछी जाती है, प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ द्वितीयक समूह की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया। और बाद में अपनी दूसरी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताओं वाला समूह बताया। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं
जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध, इम्पर्सनल रिलेशन, शारीरिक निकटता की अनिवार्यता नहीं, घनिष्ठता का अभाव, औपचारिक, अस्थायी होते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। लार्ज इन साइज, प्राथमिक समूह स्मॉल इन साइज है, छोटा आकार है। अप्रत्यक्ष संबंध है, वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। अवैयक्तिक इम्पर्सनल है, वहाँ पे पर्सनल रिलेशन है। लैक ऑफ वी फीलिंग, वहाँ पर वी फीलिंग है। टेम्परेरी रिलेशंस, वहाँ पर परमानेंट रिलेशन है। असमानताएं डिफरेंसेस हैं, वहाँ पर लाइकनेस या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ हैं। समान उद्देश्य, यहाँ पर डिफरेंट उद्देश्य है, वहाँ पर सिमिलर उद्देश्य हैं। सामान्य मतलब समान उद्देश्य हैं। यहाँ पर बनावटी संबंध है, पॉज्ड रिलेशनशिप है, वहाँ पर रिलेशनशिप नेचुरल है, बनावटी नहीं है। औपचारिक संबंध है, फॉर्मल, और वहाँ पर है इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल मतलब जब चीज़ें लिखित नियमों पर आधारित होती हैं, फॉर्मल होती हैं जब बिना लिखित परंपराओं पर आधारित होती हैं चीज़ें, तो वो अनौपचारिक होती हैं। ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप, और वहाँ पर सदस्यता जो है अनिवार्य सदस्यता है। ये पॉइंट जो है डिफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐच्छिक और अनिवार्य का समझना। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब है वॉलंटरी, आपकी इच्छा है, और वहाँ पर सदस्यता जो है वो अनिवार्य है। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एक नगरी पड़ोस का एग्जाम्पल दिया है, अर्बन नेबरहुड, और वहाँ पर जो नेबरहुड है ये ध्यान रखना, जैसे अचानक इंग्लिश मीडियम में विशेष रूप से ये नेबरहुड शब्द लिख के आएगा तो अर्बन केवल नेबरहुड आएगा या अर्बन नेबरहुड आएगा। केवल नेबरहुड आएगा तो मतलब प्राथमिक समूह है, और अगर अर्बन आया तो सेकेंडरी ग्रुप है। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है ये। रेस, प्रजाति, प्रजाति क्या कि पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं, रेस का हालांकि अलग एक चैप्टर है, कल्चर के साथ रेस पूरा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जितने भी मनुष्य हैं पूरी दुनिया में, पूरी जो ह्यूमन रेस है जिसको प्रजाति कहते हैं, वो 3 भागों में है, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और नीग्रोइड। कॉकेसाइड मतलब श्वेत प्रजाति, सफ़ेद लोग, वाइट रेस। दूसरा है पीत प्रजाति और काली प्रजाति, ब्लैक रेस, जो नीग्रो वगैरह जिसमें है, अंग्रेज जिसमें है, सारे यूरोपियन, अमेरिकन, ये कॉकेसाइड में आ जाएंगे। तो चूंकि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए प्रजाति को सेकेंडरी ग्रुप माना गया है। भीड़, क्राउड, क्राउड को भी सेकेंडरी ग्रुप माना गया है क्योंकि वहाँ पर कोई प्राथमिक समूह के कोई लक्षण नहीं है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, आर्मी, लेबर यूनियन, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और नेशन। नेशन मतलब राष्ट्र या देश, ये भी सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल है। टॉनीज, जर्मन समाजशास्त्री हैं टॉनीज। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जेमिनशेफ्ट और जेसलशेफ्ट, उसमें इन्होंने 2 अवधारणाएं दी हैं। इनकी किताब का नाम है जेमिनशेफ्ट एंड जेसलशेफ्ट, जिसमें अंग्रेजी में इसको समुदाय और समिति के नज़दीक माना जाता है। ये कई बार पूछा गया, जेमिनशेफ्ट किसने दिया? जेसलशेफ्ट। तो जेमिनशेफ्ट का मतलब है कम्युनिटी और इसका मतलब है सोसाइटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है किससे तुलना की, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी विशेषता है, जेमिनशेफ्ट क्या है? जेमिनशेफ्ट मतलब एक तरीके से कम्युनिटी का मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पर
इसको प्राथमिक समूह मान सकते हैं आप, इसको सेकेंडरी मान लीजिए। पुराने ज़माने की व्यवस्था है, नए ज़माने की व्यवस्था है। तो जेमिन शेफ्ट संबंध पर्सनल हैं, होते हैं वहाँ पर रिलेशन, और इनफॉर्मल होते हैं या यूनिफॉर्मल होते हैं, एक जैसे, परंपरागत, ट्रेडिशनल, इमोशनल, जनरल, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके अपोजिट इसमें इम्पर्सनल, अवैयक्तिक संबंध, औपचारिक फॉर्मल, यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी, व्यवहारिक, और विशिष्ट, स्पेसिफिक, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो जेसल शेफ्ट को इन्होंने सोसाइटी यानी समाज से कंपेयर किया है, और जेमिन शेफ्ट को कम्युनिटी से कंपेयर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी तरीके से दुर्खीम का जो यांत्रिक एकता वाला मैकेनिकल सोसाइटी है, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी उन्होंने जो बात कही है, उनका जो यांत्रिक एकता वाला समाज है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी एवं सावयवी एकता, इसको भी प्राथमिक और द्वितीयक समूह से कंपेयर कर सकते हैं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यांत्रिक एकता वाले समाज, उन्होंने पुराने समाजों को कहा है जिनकी तुलना प्राथमिक समूह से की जा सकती है, बहुत पुराने। और ये ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, ये आधुनिक समाजों की विशेषता है। एज ए थिंकर जब दुर्खीम को पढ़ेंगे तो इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सोरोकिन पारिवारिक संबंध, फैमिलिस्टिक रिलेशंस, और संविदात्मक संबंध, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, ये प्राथमिक और द्वितीयक समूह की विशेषताएं अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। तो ये फैक्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, इसमें ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं समझने वाली। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा दी है। लिटिल कम्युनिटी कम्युनिटी वाले चैप्टर में लेंगे, लेकिन इसको भी प्राथमिक समूह कह सकते हैं आप। रॉबर्ट रेडफील्ड, लिटिल कम्युनिटी, कई बार पूछी गई, इनकी किताब का नाम भी है। ये एक फैक्ट है, E.H. लैंडिस ने सेकेंडरी ग्रुप को शीत जगत कहा है, कोल्ड वर्ड। तो याद रखने वाले फैक्ट हैं। अब सेकेंडरी ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? विशेषीकरण में सहायक। जैसे हम लोगों ने प्राथमिक समूह की इंपॉर्टेंस देखी, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी ग्रुप की इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चा जब घर में होता है, छोटा होता है, तो वो लाड़ प्यार में पलता है। एक किताब है रूथ बेनेडिक्ट की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखी गई थी, स्टडी एट ए डिस्टेंस। तो उन्होंने जापानी बच्चों का हवाला दिया कि वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार से जापानी बच्चों को 5 साल तक पाला जाता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टफ ट्रेनिंग उनकी होती है। यानी 5 साल तक का बच्चा सबसे सोफेस्टिकेटेड तरीके से अगर कहीं परवरिश होती है तो वो जापान में होती है, और उसके बाद की जो उसकी लाइफ है वो इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, वो भी सबसे ज़्यादा जापान में होती है। ये किसने बताया? रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी किताब में स्टडी एट ए डिस्टेंस। तो आगे चल के इस पर बात करेंगे। कहने का मतलब है कि प्राथमिक समूह जब घर से बच्चा निकलता है, घर छोटे मित्र जिनके साथ मित्र बनाने की समझ भी नहीं होती, प्ले ग्रुप जो बताया उन्होंने, और पड़ोस, तो यहाँ व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो लिमिटेड आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। बाकी जब व्यक्ति बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, तो स्कूल जाता है,
फिर कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, मार्केट जाता है, तो घर से निकलने के बाद सब कुछ सेकेंडरी ग्रुप है। तो उसका जीवन का जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता शुरू होती है, वो सेकेंडरी ग्रुप में शुरू होती है। बाहर के लोग आपसे प्यार से नहीं, अब नियम कायदे कानून से आपको पता चलता है नियम क्या है समाज के। घर में तो कोई नियम नहीं है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। विशेषीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमेशा सेकेंडरी ग्रुप में मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे घर में माँ की नज़र 5 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, उनकी नज़र में सब बराबर, चाहे पढ़े लिखे हो। एक बच्चा मान लीजिए IAS है और एक घर पे काम करता है खेती में, दोनों उनके माँ बाप की नज़र में बराबर हैं, लेकिन बाहर बराबर नहीं है। जो IAS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका स्टेटस अलग है, उसको अलग सम्मान मिलेगा, समाज की नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा अलग है ना। तो वो जो स्पेशलाइजेशन है वो सेकेंडरी ग्रुप में ही मिल पाता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, इनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन। जब तक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता और लोगों से नहीं मिलता, उसे लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, फिर आता है कि प्रतियोगिता क्या है, कंपटीशन, भाग लेना शुरू करता है स्कूल स्तर पर, फिर और बड़े स्तर पर, फिर लाइफ के लिए कंपटीशन जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक कंपटीशन है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप में ही हो सकता है। हेल्पफुल सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाते हैं उसको गतिशीलता कहते हैं। वो भी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता है। गतिशीलता प्रदान करती है आपको जॉब कहीं बाहर मिलेगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो जिनको कुछ पाना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, परिवर्तनों को स्वीकार करने में सहायक, हेल्पफुल एक्सेप्टिंग सोशल चेंजेस, है ना। और दूसरा, अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। नगरीकरण, अति जनसंख्या के कारण ये हो जाता है, एक तो मास सोसाइटी का जन्म होता है, आत्मीयता का अभाव हो जाता है, लैक ऑफ इंटीमेसी, इंडिविजुअलिज्म बढ़ जाता है, मानसिक असुरक्षा, तनाव, कुंठा, आत्महत्या की दर में वृद्धि। ये सेकेंडरी ग्रुप के नेगेटिव पॉइंट है। अब इसमें हम लोग जरा कंपेयर करके देखते हैं। प्राथमिक द्वितीयक समूह में अंतर, इसमें जनसंख्या कम है, इसमें ज़्यादा है। स्थायी संबंध, अस्थायी संबंध, कंटिन्यूटी, संबंधों में निरंतरता नहीं। अनौपचारिक, औपचारिक, स्वतः निर्मित, सेल्फ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है यहाँ पर, और यहाँ पर जानबूझकर बनाए जाते हैं, डेलिबरेटरी, नोइंगली, और ऑल इंक्लूसिव होते हैं, विशिष्ट होते हैं, इनका उद्देश्य एक जैसे होते हैं, व्यक्तिक संबंध होते हैं, अवैक्तिक होते हैं। ऐसे समूह में नियंत्रण प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा होता है, इसमें द्वितीयक और औपचारिक तरीके से नियंत्रण होता है, कानून के द्वारा वगैरह वगैरह। घनिष्ठता, आत्मीयता पाई जाती है, इसमें इसका अभाव होता है। ये सरल ग्रामीण आदिम समाजों में पाए जाते हैं, ये जटिल नगरीय और शहरी समाजों में पाए जाते हैं। इनकी सदस्यता अनिवार्य है, इनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है या फिर ऐच्छिक है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात की, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से कंफ्यूज करता है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, इसके एग्जाम्पल, इसकी विशेषताएं। तो ये है सेकेंडरी ग्रुप। मुझे उम्मीद है आपको सेकेंडरी ग्रुप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज क्लास में बात करेंगे। ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग संदर्भ समूह की बात करेंगे, रेफरेंस ग्रुप, और समूह से मिलती जुलती कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको समूह नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।